नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ये चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों 12th फिजिक्स में अपन ने जो सेकंड चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल दोस्तों स्टार्ट किया। आपका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। बहुत ही ऐसे प्यार आपका देख के मेरे को ऐसे अंदर से एक बहुत ही अच्छा फील आता है। दोस्तों ये एक जो लगा हुआ है अपना चैनल के साथ, अपना जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही प्यारा है। तो चलो अपन उसी के साथ वापस से अपना जो न्यूमेरिक पोर्शन था उसको कंप्लीट करते हैं। और भाग जो अपना ये है 14वां रहेगा, क्योंकि 13 क्लासें अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट की जो क्लास थी वो 13वीं क्लास थी जिसमें अपन ने न्यूमेरिकल किए थे और लगभग 4 क्वेश्चन अपन ने बनाए थे 2.4 तक एग्जाम्पल अपने चल रहे थे। आज अपन 2.4 से आगे के एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं कितने एग्जाम्पल अपने हो पाते हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 और इसका दोस्तों भाग आज अपना है 14 और अपन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करवा रहे हैं दोस्तों। और अपन उदाहरण पढ़ेंगे आज 2.5। क्या बोलता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, बात सुनते हैं उसकी। बोल रहे हैं 2 आवेशों 7 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर 0,0 तथा 9 सेंटीमीटर 0,0 पर स्थित है के ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे। दूसरा इसमें बोल रहा है दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए, यानी कि दोनों को अपन अलग कर रहे हैं, करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। बिल्कुल ये भी अपन ज्ञात करेंगे। थर्ड इसमें बोल रहा है माना कि अब इन आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र उसमें रख रहे हैं जहाँ पे E बराबर A गुणा 1/r² है, जहाँ पे A का जो मान है वो 9 × 10⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर है में रखा गया है। इस विन्यास की स्थिर विद्युत ऊर्जा परिकलन करें। तो 3 क्वेश्चन है 2.5 में, एक एक क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे और पूरी तरह से समझने की उसको कोशिश करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है उसमें अपन को बोला है कि Q1 का मान तो 7 माइक्रोकुलाम है, यानी कि 7 × 10⁻⁶ कूलाम, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶। Q2 का मान है -2 माइक्रोकुलाम, यानी कि -2 × 10⁻⁶ कूलाम। चलो मेरे प्यारे बंधुओं, कहाँ पे रखे हुए हैं, तो यहाँ से अपन को R1 तो दे रखा है -9 सेंटीमीटर 0,0 और R2 अपन को दे रखा है 9 सेंटीमीटर 0,0। ये बिंदु दे रखे हैं अपन को, 2 बिंदु क्या दे रखे हैं, ये अपना A बिंदु है और ये B बिंदु है, मान लिया अपन ने। चलो रे भाई चलो, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो पहले अपन को R का मान निकालना पड़ेगा। R का मान क्या होगा कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इसमें से अपन इसको घटाएंगे तो 9 माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18 सेंटीमीटर। तो इसको अपन चेंज करेंगे तो 18 × 10⁻² मीटर। 100 का भाग लग गया ना? अरे नहीं लगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों? 100 का भाग लग गया। चलो आगे चलते हैं, फॉर्मूला लगा दो। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। तो U बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणा 7 × 10⁻⁻⁶ गुणा 2 × 10⁻⁻⁶, 2 के आगे माइनस है यहाँ पे लग जाएगा, और अपनी दूरी है 18 × 10⁻²। अरे यही होगा। चलो बात करते हैं 2 से काटने की। 2 से ये कटेगा, 9 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 2। U बराबर ऊपर केवल 7 बचा, 10⁻⁻⁶, माइनस से कितनी होगी -12। ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस, 9 और 2 11, 12 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस का। इसको प्लस करने के लिए अपन क्या करेंगे, पॉइंट को इधर से इधर लाएंगे तो राशि छोटी घात बड़ी, तो 0.7 × 10⁻⁻1 + 1, तो 0.7 जूल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ बताओ, माइनस में आएगा? बिल्कुल ठीक है। क्या बोला गया है आगे इसी क्वेश्चन में,
दूसरा क्वेश्चन बोला गया है क्या, सुनते हैं उसकी भी बात। दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए किया गया कार्य। तो दोनों आवेशों को अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे। अर्थात अनंत पर एक ऊर्जा होगी, दोनों आवेशों के कारण एक ऊर्जा बन गई, तो उनको अपन अनंत पर लेके जा रहे हैं, तो ऊर्जा का अंतर आएगा तो ही तो कार्य होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा u इनफाइनाइट बराबर 0 होती है, अनंत पर 0 शून्य है। u बराबर माइनस का 0.7 जूल आ चुका है। तो डेल्टा u बराबर u इनफाइनाइट माइनस u, तो डेल्टा u बराबर 0 माइनस माइनस 0.7, तो डेल्टा u बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा u बराबर अपने पास माइनस माइनस प्लस 0.7 जूल, ये आ गया रे, आ गया क्या जूल। ठीक है, इतना अपन को कार्य करना पड़ेगा। इसको डेल्टा यू को W बोल दो, तो W बराबर 0.7 जूल, क्योंकि ये तो निकाय के द्वारा ऊर्जा या कार्य हो गया, ये अनंत पर है, दोनों में अंतर कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तीसरी बात इसमें बोली गई अपन को, तीसरी बात और बोली गई है कि इनको अपन एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जहां पे विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो है A/r², A/r²। तो जो अपने पास विभव होगा, पहले तो अपन विभव निकालेंगे वहां पे, तो V बराबर होता है माइनस समाकलन E.dr, जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट से r तक की, तो वहां पे क्या होगा, V बराबर माइनस समाकलन E.dr इनफाइनाइट से r, तो V बराबर माइनस समाकलन E का मान है A/r²dr, तो V बराबर A तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/r²dr बचेगा, ऊपर ले जाओ रे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सूत्र होता नहीं है। तो V बराबर माइनस A r की घात -2 dr, तो V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस A r की घात -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1। V बराबर माइनस A, ऊपर बचेगा -1, नीचे बचेगा -1, माइनस से माइनस प्लस हो गया, A ये नीचे आ जाएगा 1/r, तो V बराबर क्या आ जाएगा A/r। ये तो विभव आ गया, ये तो क्या आ गया, विभव आ गया। जबकि अपन को निकालना क्या है दोस्तों, कार्य निकालना है, अपन को निकालना क्या है, कार्य। तो यहाँ से V बराबर क्या होता है, W/Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा QV, और V का मान क्या है, W बराबर Q A/r, क्या है A/r। अब यहाँ पे दो आवेश अपने पास, कितने आवेश है, आवेश है 2। ठीक है, तो आवेशों की परस्पर स्थिति ऊर्जा प्लस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रथम व द्वितीय आवेश की स्थिति ऊर्जा, तो यहाँ पे कुल निकाय बन जाएगा। तो जो अपने पास आवेशों की निकाय की ऊर्जा थी वो तो है ही है, फिर इन दोनों आवेशों को अपन पृथक पृथक रख रहे हैं तो वो अलग और हो जाएगी। तो ये हो जाएगी अपने पास, एक तो हो जाएगी U1, W बराबर U1, तो Q1 A/r1, एक हो जाएगी U2, Q2 A/r2, और एक अपने पास U3 जो अपने पास 0.7 जूल है माइनस में। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी, इन तीनों को अपन जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इनको अपन जोड़ेंगे तो कुल स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ से मिटा देता हूँ, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या है, एक तो अपनी जो ऊर्जा है, देखो इसमें ए का मान भी अपन को दे रखा है ना। आवेशों की पारस्परिक स्थिति ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र का प्रथम प्रारंभ में द्वितीय आवेश, प्रथम और द्वितीय पर जो भी ऊर्जा है, तो 0.7 माइनस में प्लस Q1V/r1 प्लस Q2A/r2, तो माइनस का 0.7 प्लस Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 7 माइक्रोकुलाम, तो 7 गुणा 10 की घात -6 गुणा A का मान कितना है अपने पास, 9 गुणा 10 की घात 5, 9 गुणा 10 की घात 5 अपॉन इसमें डिस्टेंस कितनी थी 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। दूसरे में आवेश कितना है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 × 10 की घात -6, माइनस का 2 माइक्रोकुलम, इंटू A का मान है 9 गुणा 10 की घात 5,
बटा डिस्टेंस उसकी कितनी है, वही 9 है, तो 9 गुणा 10 की घात -2। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। सोल्व करना अपन को है तो आंसर आएगा, तो माइनस का 0.7 प्लस, देखो यहाँ पे 9 से 9 कट गया, 7 बचेगा, 10 की घात ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, यानी कि 10 की घात 1, माइनस 9 से 9 कट गया, 2 बचेगा, 10 की घात ऊपर जाएगा 7, 7 में 6 गया तो 1, तो 2 × 10 की घात 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.7 प्लस 70 माइनस 20, 70 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, 50 में 0.7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57.7 आ जाएगा, 50.7 आ जाएगा, सॉरी 50.7। अच्छा ये भी माइनस का है, सॉरी एक मिनट, ये भी माइनस का है अपना। तो देखो यहाँ पे तो 70 में से 20 गया तो 50 बचेगा, अब 50 में से 0.7 गया तो 49.3 बचेगा, कितना बचेगा, 49.3 जूल। ये अपना आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। 2.5 जो अपना एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारे तरीके से आप इसको बार बार देखोगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6 की। उदाहरण 2.6 को देखते हैं अपन, वो अपन को क्या बोल रहा है, क्या अपने से करवाना चाहता है, कौन सी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है ना दोस्तों। बस आप जुड़े रहो चैनल के साथ। एक पदार्थ के अणु में, एक पदार्थ उसके अणु में, एक अणु में 10 की घात -29 कूलाम मीटर का स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इतना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर विद्युत क्षेत्र में लगाकर इस पदार्थ के 1 मोल को ध्रुवित किया जाता है, यानी कि 1 मोल ये पदार्थ की जो मात्रा उसको 1 मोल को ध्रुवित कर देते हैं विद्युत क्षेत्र आरोपित कर कर। अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी जाती है, यानी कि जो पदार्थ है उसकी जो स्थिति है वो घूमकर 60 डिग्री कोण पर चली जाती है। इतना समझ में आ गया। क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुव को पंक्तिबद्ध करने के उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए। सुविधा के लिए नमूने का दूरण 100% माना जा सकता है। कोई बात नहीं है, अपन बात करेंगे ऊष्मा कितनी उत्सर्जित होगी, यानी कि डिफ्लेक्ट हुआ 60 डिग्री के कोण पर तो कितनी ऊर्जा वहां से उत्सर्जित होगी। तो उदाहरण 2.6 की अपन बात कर रहे हैं। प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद पदार्थ में अणुओं की संख्या अपन अवगाद्रो संख्या से निकालते हैं, 6 गुणा 10 की घात 23। चलो फिर एक अणु में इतना है तो इतने अणुओं में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सभी अणुओं, यानी कि 1 मोल पदार्थ, यानी पदार्थ की 1 मोल मात्रा लिए में सभी अणुओं का कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 1 मोल पदार्थ के सभी अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको इससे गुणा कर देंगे, 6 गुणा 10 की घात 23 गुणा 10 की घात -29 कूलाम मीटर। उसके बाद अपन को बोला है ऊर्जा अपन को निकालनी है, तो सभी अणुओं की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, तो सभी अणुओं की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों सूत्र आया था क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा माइनस का पीई कोस थीटा। बताओ भाई आया था नहीं आया था, पी कोस थीटा आया था मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें ई का मान भी दे रखा है अपन को, तो u बराबर पी का मान तो आ गया ये -6 गुणा 10 की घात 23 गुणा 10 की घात -29 इंटू ई का मान दे रखा है 10 की घात 6 कोस। तो पहले तो स्थिति कोस थीटा की जगह अपन 0 डिग्री रखेंगे, कोस कितना रखेंगे अपन 0 डिग्री, क्योंकि 0 से ही तो विस्थापित कर रहे हैं उसको, 0 मानेंगे प्रारंभ में। तो कितना मान निकल के आएगा दोस्तों, माइनस, तो ऐसे कैसे, ये 6 ऐसे कैसे, कोस 0 का मान 1 होता है, 10 की घात 23 23 और 6 29
प्लस 29 माइनस 29 कैंसिल आउट हो गया क्या? बताओ 6 जूल हो जाएगा क्या? बताओ भाई 6 जूल हो जाएगा। ये तो हो गई प्रारंभिक, इसको यूआई बोल सकते हैं, इनिशियल। अब अपन निकालेंगे अंतिम, अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो यूएफ हो जाएगी वो माइनस पीई कोस थीटा। तो यू एफ बराबर माइनस पी की जगह तो ये वैल्यू आई जाएगी 6 गुणा 10 की घात 23 गुणा 10 की घात 29। ई की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 10 की घात 6 कोस थीटा की जगह अब की बार 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री तक विस्थापित हो गया, वो घूर्णित हो गया। तो यू एफ बराबर माइनस यहाँ पे तो 6 बचेगा 10 की घात 23 और 29 प्लस 29 कैंसिल आउट हो गया इंटू कोस 60 का मन होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 से 6 कटा तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 3 जूल। अब ये जो ऊर्जा में अंतर आएगा प्रारंभिक और फाइनल अंतिम, इन दोनों में एक अंतर आएगा, तो वो जो अंतर है वही ऊष्मा के रूप में प्राप्त होगा। तो ऊर्जा अंतर, ऊर्जा अंतर, तो ऊर्जा अंतर अपन कैसे निकालेंगे? यू एफ माइनस यू आई, यू एफ माइनस यू आई। तो यू एफ की वैल्यू तो -3 है, उसकी वैल्यू -6 है, तो प्लस का 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3 जूल। ये ऊर्जा किसके रूप में निकलेगी? ऊष्मा के रूप में। यही ऊर्जा किसके रूप में निकलेगी? ऊष्मा के रूप में। दोस्तों यही अपन को पूछा है कि उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिए, तो अपन ने वो ऊष्मा ज्ञात कर दी। कितनी ऊष्मा निकलेगी? 3 जूल। उदाहरण नंबर 2.6 भी क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसे ही मेहनत करते रहो दोस्तों। मेहनत मैं भी कर रहा हूं आपके लिए कि मेरे भी पसीने आ जाते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं मेहनत? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको हर वो चीज़ में दे सकूं जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे हो, चैनल से जुड़े हो, चैनल से जुड़े हो तो वो चीज़ें आप तक मिलनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, आप तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं कोशिश यही करता हूं दोस्तों कि आप तक मैं हर बात पहुंचा सकूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलो बात करते हैं आगे उदाहरण नंबर 2.7 की। उदाहरण नंबर 2.7 क्या बोल रहा है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही अपन आंसर बना लेंगे इसका। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर देखते हैं। सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, क्यों? यदि बाल भीगे हो या वर्षा का दिन हो तो क्या होता है? ध्यान रहे कि कागज विद्युत चालक नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन बताना है। दूसरा है साधारण रबड़ विद्युत रोधी है, परंतु वायुयान के विशेष रबड़ के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। ये क्यों आवश्यक है? चलो ये भी बताएंगे। जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनकी धातु की रस्सियां यानी जंजीर वाहन के गतिमान होने पर धरती को छूती रहती है, क्यों? ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं जो पदार्थ, उनकी जो जंजीरें होती पीछे जो लटकाई होती है वो सरफेस को टच करती रहती है, क्यों? तो एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है? तो क्या बोलता है अपन को? फर्स्ट क्वेश्चन सूखे बालों वाला है। तो जब अपन कंघी को बालों में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं, यानी कि जो बालों का आवेश है वो इस पे स्थानांतरित हो जाता है, जिससे ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। लेकिन जब बाल गीले होते हैं, बरसात के दिन होते हैं, तो घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण नहीं हो पाता है नमी के कारण, इस वजह से यह आकर्षित नहीं कर पाएगा। यही अपना आंसर होगा। सूखे बालों से कंघों के घूर्णन द्वारा कंघा आवेशित हो जाता है, ठीक है? मैं वापस से बोल रहा हूं, तथा आवेशित कंघे द्वारा कागज के अणु ध्रुवित हो जाते हैं, जिससे इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। बालों में नमी होने पर कंघा व बालों के मध्य घर्षण कम हो जाता है तथा कंघा आवेशित नहीं हो पाता है। दूसरा अपन को क्या बोला है? साधारण रबड़ विद्युत रोधी है, परंतु वायुयान के विशेष रबड़ के पहिए हल्के चालक से बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों आवश्यक है? तो ये इसलिए है कि घर्षण द्वारा जो आवेश उत्पन्न होगा वो भूमि में चला जाए। घर्षण द्वारा जो आवेश होगा वो कहां पे चला जाए दोस्तों? भूमि में चालन हो सके, अन्यथा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न आवेश स्पार्क उत्पन्न करेगा। अगर आवेश अत्यधिक भारी होगी वस्तु तो आवेश भी ज्यादा होगा, आवेश ज्यादा होगा तो स्पार्क यानी कि जो टक्कर होगी आवेशों के मध्य उससे प्रकाश उत्पन्न होगा, स्पार्कल होंगे।
तो वहां पे विस्फोट हो सकता है। इस वजह से जो आवेश है उनका चालन पृथ्वी में हो जाए, इसलिए हल्के बनाए जाते हैं। तीसरा इसमें क्या था, जंजीरें क्यों लटकाई जाती है। चलो, धरती पर खड़े व्यक्ति द्वारा तार को छूने पर तार एवं पृथ्वी के मध्य विभवांतर के कारण व्यक्ति से होकर धारा प्रवाहित होती रहती है, परंतु तार पर बैठी चिड़िया के लिए विभवांतर स्थायी नहीं हो पाता तथा चिड़िया में धारा प्रवाहित नहीं होती। देखो क्या बोला गया है इसमें, तो डी का था, समझ में आ गया होगा आपको। बी और सी का जो आंसर है वो एक जैसा ही था भाई, विद्युत रोधी और वो हल्की वो जंजीरें क्यों लटकाते हैं, इसी वजह से कि जो घर्षण है, जो चालन है घर्षण द्वारा वो पृथ्वी में चला जाए, अगर वो नहीं जाएगा तो फिर वहां पे विस्फोट होगा। इसमें एक डी क्वेश्चन और था भी, चिड़िया बैठती है तारों पर तो उसके करंट नहीं आता, जबकि इंसान छूता है तो करंट आता है, ये बात है। तो वहां पे क्या होता है, लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है, छूने पर तार व पृथ्वी के मध्य विभवांतर कारण व्यक्ति में होकर धारा प्रवाहित होती है, परंतु तार पर बैठी चिड़िया के लिए जो टच है वो नहीं कर पाती वो पृथ्वी से। तो जब एक ही तार पर वो बैठेगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो वहां पे कोई घटना नहीं होती है। उदाहरण नंबर 2.7 अपन कर चुके हैं जुबानी जंग के साथ। जुबानी जंग से अपन ने उदाहरण नंबर 2.7 किया है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आप खुद ही थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो, बाकी मैंने आपको बताया है, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत भी करते हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो दोस्तों, मेहनत करोगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे। चलो बात करते हैं 2.8 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूं। के परावैद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समान है। यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में एक पट्टिका रख दी, परावैद्युतांक के है, उस पट्टिका का क्षेत्रफल उन समांतर प्लेटों के क्षेत्रफल के ही समान है। चलो बात करते हैं आगे। परंतु गुटके की मोटाई 3/4 डी है, यानी कि जो बीच की प्लेटों के मध्य की दूरी है डी, उसका 3/4 भाग है उस पट्टिका का। यहाँ डी पट्टिकाओं के बीच पृथक्कन है। पट्टिकाओं के बीच गुटके को रखने पर संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा, यानी संधारित्र की पहले अपन धारिता निकालेंगे, फिर पट्टिका रखने के बाद अपन धारिता निकालेंगे, क्या परिवर्तन होगा वो अपन को देखना है। चलो दोस्तों 2.8, पहले कुछ भी नहीं है तो निर्वात के कारण धारिता, निर्वात के कारण धारिता, संधारित्र की बात हो रही है प्यारे दोस्तों। पढ़ाया था मैंने, फॉर्मूला होता है C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। फिर अपन जब पट्टिका रख देते हैं टी मोटाई की पट्टिका, तो अपन ने फॉर्मूला बनाया था कि CM माध्यम मान लो उसको, माध्यम के कारण जो धारिता है वो क्या हो जाती है अपने पास, उसका मान A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर आता है। क्या आता है, डी माइनस टी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। तो सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर का मान क्या है के। और जो टी है, ये टी है उस पट्टिका की मोटाई, इसका मान भी अपन को दे रखा है सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस 3/4 डी प्लस 1 अपॉन के। इन दोनों को अपन अलग सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को अपन अलग सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, इधर से देखो सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, पूरे का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं अपन, 4 एलसीएम ले लिया अपन ने, ठीक है। या फिर इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4d, क्योंकि इसके नीचे एक है, माइनस 3d और प्लस 1 अपॉन के ऐसे कैसे। तो यहाँ से सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन 4 में से 3 गया तो 1d बचा अपॉन 4 बचा प्लस 1 अपॉन के बचा, 1 अपॉन के बचेगा दोस्तों। लघुत्तम कितना आएगा इसका, 4 के आएगा, तो 4 के अपन ने इसका लघुत्तम ले लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे d प्लस, ये देखो 4 से 4 कटा के तो डी के हो गया, प्लस के से के कटा 4 तो 4 हो गया, ऊपर ए एप्सिलॉन नोट ऐसे कैसे है, वो तो अपना जुगाड़ ऐसे कैसे है ही, ए एप्सिलॉन नोट अपना ऐसे कैसे है दोस्तों, ठीक है। अब ये बटा के बटा में ये ऊपर चला जाएगा,
एक मिनट, यहाँ पे टी आएगा, टी अपॉन एप्सिलॉन आर होता है। टी की तो वैल्यू नहीं रखी अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टी की वैल्यू 3/4 डी है। तो यहाँ पे अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3d है, तो 4 के एलसीएम लिया, 4 से 4 कटा के बचा तो के डी हो गया, डी के प्लस 4 के से 4 के कट गया, 3d हो गया। ये 4 के ऊपर चला जाएगा, सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर है, 4 के ऊपर है, और यहाँ पे डी के प्लस 3d है, डी कॉमन ले लिया अपन ने, तो सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहाँ पे बाहर आ गया, यहाँ पे 4k है अपॉन यहाँ पे k प्लस 3 बचेगा, क्योंकि डी तो बाहर चला गया। अब ये किसका मान है, ये तो एफ सी नोट का मान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एम बराबर सी नोट, और ये हो जाएगा 4k अपॉन k प्लस डी, k प्लस 3, अर्थात उसकी जो धारिता है, नई जो धारिता है, वो पहले की धारिता की इतनी गुणा हो जाएगी, कितनी गुणा, 4k अपॉन k प्लस 3 गुणा, इतनी गुणा हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, अपन ने सूत्र रखा है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन, और ये होता है जब पट्टी का रख देते हैं। डेरिवेशन देखो अच्छे से समझ में आएगा, डेरिवेशन करवा रखिए, उसको समझोगे तब ये फॉर्मूला आएगा, ये निर्वात का होता है। तो इसमें अपन ने टी की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू रखने के बाद अपन ने कैलकुलेशन कर दी, तो ये अपना सी नोट का मान बन गया, और ये अपना इतना गुणा आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में अपन 2.8 तक ही करेंगे, 4 क्वेश्चन कल किए, 4 आज किए, तो डेली अपन ऐसे करते रहेंगे और अपना सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। 14 भाग अपना कर चुके हैं ऑलरेडी, समझ में आएगा आपको, बहुत ज़्यादा उम्मीद में रखता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे बहुत जल्द।